जय हिंद साथियों, लक्ष्य द विजन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया ही टॉपिक और इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा बना हुआ है भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित पढ़ेंगे। आप लोगों को पता है कि एक स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र संस्था है, लेकिन इस पर भी बार बार प्रश्न चिन्ह लगता रहता है, सत्ता पक्ष के साथ जोड़ा जाता है। उसी के बारे में यानी भारत निर्वाचन आयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखते हैं, आज ही समाप्त कर दिया जाएगा मेन पॉइंट देख के। तो भारत निर्वाचन आयोग का जिक्र भारतीय संविधान में किस भाग में है, ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 15 में है। किस भाग में है? भाग 15 में है। और ये इसका गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में है। और गठन कब हुआ था, यानी स्थापना कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। यानी भारत एक लोकतंत्र राज्य देश है और गणतंत्र कब घोषित हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। लेकिन ध्यान दीजिएगा, गणतंत्र घोषित होने के पहले ही 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन कर दिया जाता है। कब किया जाता है? तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन कर दिया जाता है, यानी स्थापना कर दिया जाता है। और भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 15 में है। और किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो अनुच्छेद 324 के तहत है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है कि निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय है या संस्था है? तो उसमें भारत निर्वाचन आयोग का पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी विशेषता यानी भारत निर्वाचन आयोग की विशेषता क्या है? तो एक अस्थायी व संवैधानिक एवं अर्ध न्यायिक निकाय है। एक अस्थायी भी है, ध्यान दीजिएगा, भारत निर्वाचन आयोग अस्थायी संस्था भी है यानी निकाय भी है, साथ ही साथ संवैधानिक भी है यानी संवैधानिक इसको दर्जा भी प्राप्त है, साथ ही साथ अर्ध न्यायिक प्रक्रिया निकाय भी है। अर्ध न्यायिक आप लोग जानते हैं, ये कोर्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो निर्वाचन आयोग है ये भी क्या है? अर्ध न्यायिक है। ये भी क्या है? अर्ध न्यायिक। तो इनकी विशेषता में 3 प्रमुख रूप से हम लोग को सब देखने को मिल रहा है: अस्थायी, संवैधानिक और अर्ध न्यायिक। इन तीनों पॉइंट पर आप लोग विशेषकर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की विशेषता क्या है? तो ये अस्थायी एक निकाय है, साथ ही साथ संवैधानिक दर्जा भी इसे प्राप्त है और अर्ध न्यायिक निकाय भी है। तो इन तीनों पर विशेषकर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कार्य क्या है? तो आप लोगों को पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ जो भी कार्यपालिका है, ठीक है ना, विधायिका है, न्यायपालिका है, वो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे पद से बंधे हुए हैं, ठीक है। तो इसी में हम लोग देखते हैं, जो भी जैसे कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, वो भी निर्वाचित होते हैं। कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी तो नियुक्ति की जाती है, लेकिन सबसे पहले जब नियुक्ति करने के लिए उनके पास जो योग्यता होनी चाहिए, वो योग्यता के लिए वो निर्वाचित होते हैं। यानी लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या तो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, तो निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा के भी सदस्य निर्वाचित और लोकसभा के भी सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो वहाँ भी निर्वाचन शब्द आ गया। राज्य के मुख्यमंत्री का ये भी नियुक्ति की जाती है, इनकी भी, लेकिन ये भी चाहे विधानसभा के सदस्य हों या विधान परिषद के सदस्य होने चाहिए, अलग सदस्यता के लिए निर्वाचित भी होने चाहिए, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। स्थानीय निकाय से संबंधित जो भी काम होता है वो भी क्या होता है? निर्वाचित होते हैं। तो एक तरह से निर्वाचन की प्रक्रिया है लोकतंत्रात्मक देश में। अब लोकतंत्रात्मक देश में निर्वाचन की प्रक्रिया है, तो उसमें देखते हैं इनका कार्य क्या क्या है, यानी कि भारत निर्वाचन आयोग का कार्य क्या क्या है। एक होता है भारत निर्वाचन आयोग, एक होता है राज्य निर्वाचन आयोग। तो भारत निर्वाचन आयोग जैसे संसद और राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन, संसद के यानी राज्यसभा हो या लोकसभा हो, ठीक है ना, और विधानमंडल के प्रत्येक सदन यानी विधानसभा हो या विधान परिषद हो, सदन के लिए तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के सभी चुनाव के अधीक्षण व नियंत्रण करता है, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का भी निर्वाचन करता है। कौन करता है? तो भारत निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है ना। फिर क्या करता है कि विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों का भी निर्वाचन की प्रक्रिया कौन कराता है? तो भारत निर्वाचन आयोग ही कराता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन
कि जिम्मा भी किसके पास है? तो भारत निर्वाचन आयोग के पास ही है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के जिम्मा भी किसके पास है? तो भारत निर्वाचन आयोग के पास ही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, संसद के जो लोकसभा होता है उसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, राज्य के जो विधानसभा होता है उसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन संसद के जो राज्यसभा सदन होता है या विधान मंडल के जो विधान परिषद सदन होता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में होता है। किस रूप में होता है? अप्रत्यक्ष रूप में होता है। अब ध्यान दीजिए, देते हैं कि अनुच्छेद 324(2) के तहत इसकी संरचना की गई है। किसकी संरचना की गई है? तो भारत निर्वाचन आयोग की संरचना की गई है कि कौन कौन से पदाधिकारी होंगे, उनकी नियुक्ति कौन करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं तथा कुछ अन्य आयुक्त होते हैं। अन्य आयुक्तों को बार बार उसमें चेंजिंग किया जाता है, ठीक है ना। तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वह कुछ अन्य आयुक्त होते हैं। जैसे वर्तमान में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और साथ ही साथ इनके सहायक के लिए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। 2 क्या हैं? अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है ना। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनकी सहायता के लिए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो इसी तरह बोल रहा है कि इनकी संरचना कैसे होगी। तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहेगा और साथ ही साथ उनकी सहायता के लिए अन्य आयुक्त भी रहेंगे। राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श से आयोग को सहायता देने के लिए नियुक्त कर सकता है। किसको नियुक्त कर सकता है? तो अन्य आयुक्तों को नियुक्त कर सकता है, ठीक है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत निर्वाचन आयोग पदावधि व पदच्युत करने की व्यवस्था क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए ध्यान दीजिएगा, उनका कार्यकाल क्या होता है, ठीक है ना। उनका कार्यकाल क्या होता है? तो उनका कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष तक पद पर बने रह सकते हैं। 65 वर्ष यानी उनका उम्र 65 वर्ष पूरा हो जाए या आयु जो है उनका 6 वर्ष, जो आयु 65 वर्ष की आयु पूरा हो जाए या 6 वर्ष तक पद पर रह चुके हों, ठीक है। यानी इन दोनों में से पहले जो पूरा हो जाए तो उन्हें क्या होता है, यानी कि पद से हटना होता है, यानी कि उनका कार्यकाल पूरा हो गया, ठीक है ना। हो सकता है ये 1972 में यह प्रावधान जोड़ा गया, ये जो 65 वर्ष की आयु पहले पूरी हो जाए या 6 वर्ष तक वो पद पर बने रहे यानी कार्यकाल पूरा हो जाए, दोनों में से कोई एक पूरा हो जाए तो उनका पदावधि क्या होता है, खत्म हो जाता है। ये प्रावधान कब जोड़ा गया? तो 1972 में जोड़ा गया, याद रखिएगा। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनके लिए 65 है, अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं तो 65 वाला में 3 कम हो जाएगा, यानी कि 62 वर्ष हो या 6 वर्ष। 6 वर्ष तो सेम है, लेकिन उनके आयु के 62 वर्ष तक और या 6 वर्ष तक वो कार्यकाल पर रह चुके हों, ठीक है ना, पद पर बने रह सकते हैं। इनको हटाया कैसे जाता है, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया कैसे जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको तो राष्ट्रपति हटा देते हैं, किसके? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संस्तुति पर। लेकिन जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, महाभियोग शब्द तो लिखा गया है लेकिन महाभियोग पद शब्द का जिक्र नहीं किया गया है कि उनको सिद्ध कदाचार व असमर्थता के आधार पर उन्हें हटाया जा सकता है। सिद्ध कदाचार व असमर्थता के आधार पर उन्हें हटाया जा सकता है। किस अनुच्छेद द्वारा हटाया जा सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, 324(5) के तहत इन पर महाभियोग की प्रक्रिया लाया जाता है। 324(5) के तहत इन पर महाभियोग की प्रक्रिया किस पर? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर। किस पर लाया जाता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लाया जाता है, यानी महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाया जाता है, राष्ट्रपति को भी हटाया जाता है। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पर? तो आप लोगों को पता होगा कि अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। सेम उसी तरह 324 के तहत मुख्य निर्वाचन 324(5) के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर लगाई जाती है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अन्य आयुक्तों को, प्रादेशिक आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, पहले ही बता दिए, ठीक है ना। सेवा शर्तें व पदावधि का निर्धारण,
यानी कि इनकी सेवा शर्तें क्या होगा, पदावधि का निर्धारण कौन करेगा, तो ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। लेकिन वर्तमान में तो निर्धारित कर दिया गया है, कितना, तो 65 हो या 6 पहले हो, 62 हो या 6 पहले हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारतीय निर्वाचन पद्धति क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय निर्वाचन पद्धति, ठीक है ना। सबसे पहले क्या था, 21 वर्ष के आयु वाले ही मताधिकार थे, तो उनको मत देने का अधिकार प्राप्त होता था, ठीक है ना। लेकिन 61वें संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, जितना स्टार बनाना हो इसको बना लीजिए आप लोग, ठीक है ना। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कितना किया गया, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि संशोधन द्वारा तय किया गया या कम किया गया, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा, 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा 21 वर्ष से घटाकर मताधिकार आयु 18 वर्ष किया गया, मताधिकार आयु 18 वर्ष किया गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, निर्वाचन अधिसूचना यानी निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के सुझाव पर राष्ट्रपति संघीय स्तर, राज्यपाल राज्य स्तर द्वारा जारी की जाती है। यानी निर्वाचन के लिए जो अधिसूचना जारी की जाती है, तो अधिसूचना जब संघीय स्तर पर जारी की जाती है तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि निर्वाचन अधिसूचना जारी कौन करता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये निर्वाचन आयोग के सुझाव पर, किसके सुझाव पर, निर्वाचन आयोग के सुझाव पर, ठीक है ना। 324 के तहत, अनुच्छेद 324 के तहत संघीय स्तर पर राष्ट्रपति करता है और राज्य स्तर पर राज्यपाल करता है। याद रखिएगा, राज्य स्तर पर राज्यपाल और संघीय स्तर पर राष्ट्रपति जारी करता है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्रारूप क्या होता है। तो प्रारूप के लिए आप लोग को पता है कि 2 रूपों में चुनाव होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष यानी जिसमें वयस्क मताधिकार यानी आम जनता जिस चुनाव में भाग लेता है, वोट करता है, उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। लेकिन एक पद द्वारा दूसरा पद अगर चुना जाता है तो उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, राज्यसभा के सदस्य हो गए, विधान परिषद के सदस्य हो गए, ठीक है ना। फिर क्या बोल, स्थानीय निकाय में जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए, ब्लॉक प्रमुख हो गए। ये क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव है। लेकिन प्रत्यक्ष चुनाव जैसे लोकसभा के सदस्य, राज्यों में विधानसभा के सदस्य, स्थानीय निकायों में जिला पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के सदस्य, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी उसमें सीधे आम जनता भाग लेती है। तो ये 2 रूपों में होता है चुनाव, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यही बताया गया है कि प्रारूप प्रणाली क्या है, तो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। अब ध्यान दीजिएगा, जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है तो किसका किसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, तो लोकसभा निर्वाचन, राज्य विधानसभा निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष तो राज्यसभा निर्वाचन, उपराष्ट्रपति निर्वाचन और साथ ही साथ राष्ट्रपति निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। जो स्थानीय प्रशासन प्रत्यक्ष निर्वाचन है, ये राज्य करता है। कौन करता है, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग होता है। क्या होता है, राज्य निर्वाचन आयोग होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे क्या, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन वहीं राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, लोकसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, राज्य की विधानसभा के भी सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन शर्त एक है, शर्त क्या है कि वो सदस्य निर्वाचन होने चाहिए। वो सभी के सभी सदस्य कौन होने चाहिए, तो निर्वाचित होने चाहिए, तब भी वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट कर सकते हैं, वरना वोट नहीं कर सकते हैं। तो अब ध्यान देना आप लोग कि जो भारत निर्वाचन आयोग है वो किसका किसका चुनाव कराता है।
तो ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत निर्वाचन आयोग राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन करता है, लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन कराता है, ठीक है, राज्य विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन कराता है, साथ ही साथ विधान परिषद का निर्वाचन कराता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कराता है। लेकिन वही जो राज्य निर्वाचन आयोग है, ठीक है ना, राज्य निर्वाचन आयोग है, ये क्या करता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग ये स्थानीय प्रशासन का भी चुनाव, स्थानीय जो स्वशासन होता है उसका चुनाव कराता है और नगरीय प्रशासन का भी चुनाव कराता है। तो अब इसमें देखते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, अन्य और भी संस्थाएं होती है, ठीक है ना, और स्थानीय स्वशासन में जैसे ग्रामीण प्रशासन में जिला परिषद यानी जिला पंचायत जिसे हम लोग बोलते हैं अपने उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, और ध्यान दीजिएगा यहाँ क्षेत्र पंचायत होगा और ग्राम पंचायत, ठीक है ना, इनका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो दो है, एक भारत निर्वाचन आयोग, एक राज्य निर्वाचन आयोग। तो संघ स्तर पर जितने चुनाव होता है, संघीय स्तर पर जितने चुनाव होता है वो भारत निर्वाचन आयोग कराता है। और राज्य स्तर के, ध्यान दीजिएगा, लेकिन राज्य स्तर में विधानमंडल का चुनाव नहीं, स्थानीय प्रशासन से संबंधित जो भी चुनाव होता है वो कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त कराता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनसे संबंधित कुछ अनुच्छेद, यानी कि भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ अनुच्छेद इंपॉर्टेंट जो है। अनुच्छेद 324 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 324 निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशक और नियंत्रक का निर्वाचन आयोग में निहित होना, ये सब दर्शाता है, ठीक है ना। यानी जो भी निर्वाचन से संबंधित है वो उसका काम है अनुच्छेद 324 के तहत। 325 क्या कहता है कि धर्म, जात, मूल वंश या लिंग के आधार पर हम मतदाताओं को अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं। हम मताधिकार को यानी नागरिकों को मत देने से वंचित नहीं कर सकते हैं। तो देखिएगा, धर्म, मूल वंश, जात या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। यानी कि ऐसा नहीं कि 325 बोल रहा है कि किसी भी व्यक्ति को, 325 क्या बोला अनुच्छेद 325 कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर या जात के आधार पर या लिंग के आधार पर उसको साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। उसको निर्वाचन सूची में नाम होना चाहिए, बशर्ते वो पागल ना हो, देशद्रोही न हो, ये शर्तें लगाया गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 326 क्या कहता है, ये इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 326 क्या कहता है? तो लोकसभा, राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, यानी कि वयस्क मताधिकार यानी कि 18 वर्ष, कितना? 18 वर्ष, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अनुच्छेद 337 क्या कह रहा है कि विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद को शक्ति दी गई, संसद की शक्ति, यानी 327 के तहत ये बोला गया है कि विधानमंडल के यानी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचनों के संबंध में अगर कोई उपबंध करना हो तो कौन करेगा? तो संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है। किसको शक्ति दी गई है? संसद को शक्ति दी गई। अब अनुच्छेद 328 क्या कह रहा है? तो किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचकों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति, यानी अब यहाँ देखिएगा निर्वाचनों के संबंध में, यहाँ निर्वाचकों के संबंध में, यानी जो वोट करेगा, ठीक है ना, उसके उस संबंध में उपबंध करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो राज्य के विधानमंडल को अधिकार दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 328 के तहत। अब ध्यान दीजिएगा, 329 क्या कह रहा है? 329 कह रहा है निर्वाचक संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, यानी निर्वाचक संबंधी अगर कोई भी मामला आता है तो न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन किया गया है, यानी कि वो हस्तक्षेप न करे। निर्वाचन आयोग पहले संस्तुति कर देगी तभी वो कुछ कर सकता है कोर्ट, वरना कोर्ट नहीं कर सकता है। बिना निर्वाचन आयोग की संस्तुति पर कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। क्योंकि ये भी एक अर्ध न्यायिक निकाय है,
अर्ध न्यायिक निकाय है, ठीक है ना, इसी वजह से इसको भी कुछ अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 329 ये क्या कह रहा है, तो प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए निर्वाचनों के बारे में विशेष उपबंध है। संसद के लिए निर्वाचनों के बारे में विशेष उपबंध है। 2 व्यक्ति हैं, यानी 2 पद है। कौन कौन पद है, तो प्रधानमंत्री और साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष है। प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष है। अब ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग देखते हैं कि निर्वाचन संबंधी संविधान संशोधन, निर्वाचन संबंधी संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कि जो लाया गया है। अब निर्वाचन संबंधी संविधान संशोधन अधिनियम क्या है, तो पहला संशोधन हुआ था, पहला संशोधन मई 1953 में। कब हुआ था, मई 1953 में हुआ था। आज किस में संशोधन होता है, तो अनुच्छेद 81 में होता है। अनुच्छेद 81 क्या है आप लोग को पता होगा, तो अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 79 संसद है, अनुच्छेद 80 राज्यसभा है और अनुच्छेद 81 लोकसभा है। अनुच्छेद 81 क्या है, लोकसभा। तो उसमें संसदीय क्षेत्र की अधिकतम जनसंख्या सीमा को समाप्त करना, यानी कि समाप्त किया गया, ठीक है ना, किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 81 1B के तहत, ठीक है ना। दूसरा जो है संशोधन, यानी कि इससे संबंधित दूसरा जो है वो 8वां संविधान संशोधन है। और 8वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो जनवरी 1960 में। और किस अनुच्छेद, अनुच्छेद 334। और इसमें बोला गया कि अनुसूचित जाति यानी SC, जनजात ST तथा एंग्लो इंडियन के आरक्षण की समय सीमा। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों की समय सीमा तो बढ़ाया जाता है, लेकिन एंग्लो इंडियन का समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन का क्या कर दिया गया, एंग्लो इंडियन शब्द ही हटा दिया गया, अब वो आरक्षित श्रेणी में नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, 11वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 66 और 71, इसमें क्या हुआ बदलाव, दिसंबर 1961 में क्या किया गया कि उपराष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त संसदीय अधिवेशन की जगह चुनाव किया गया, जगह चुनाव, यानी कि संयुक्त संसदीय अधिवेशन की जगह चुनाव, ठीक है ना। 45वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 334 में फिर देखिए क्या किया गया, तो जनवरी 1980 में SC, ST तथा एंग्लो इंडियन, फिर देखिएगा एंग्लो इंडियन शब्द का जिक्र किया गया, लेकिन वर्तमान में अब नहीं है, कि आरक्षण की समय सीमा को बढ़ाया गया, यानी बार बार बढ़ाया जाता है SC, ST का, ठीक है ना। 52वां संविधान संशोधन, ये दल बदल कानून से संबंधित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये इसको आप लोग ट्रिक कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है ये। 52वां संविधान संशोधन ये अनुच्छेद 101, 102, 190, 191 के तहत मार्च 1985 में संशोधन किया गया है। क्या, तो दल बदल कानून में परिवर्तन किया गया। किसमें, दल बदल कानून में परिवर्तन किया जाता है। अब देखिए 61वां संविधान संशोधन, अभी पीछे जिक्र हुआ है, 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा क्या किया जाता है, तो मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाता है। 21 वर्ष से घटाकर क्या किया जाता है, 18 वर्ष किया जाता है, ठीक है ना। अब 62वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 334 में फिर चेंज किया जाता है, यानी दिसंबर 1989 में क्या किया जाता है, SC, ST तथा एंग्लो इंडियन शब्दों को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, कि आरक्षण की समय सीमा को बढ़ाया गया, फिर बढ़ाया जाता है। 95वां संविधान संशोधन फिर 334 में फिर वही बढ़ाने का जिक्र होगा, यानी कि जनवरी 2010 में SC, ST तथा एंग्लो इंडियन को तो अब छोड़ दीजिए कि आरक्षण को 60 से 70 वर्षों तक बढ़ाया गया, यानी कि एंग्लो इंडियन से ही ज़्यादा क्वेश्चन एंग्लो इंडियन SC, ST से संबंधित ज़्यादा है। लेकिन आप लोग को याद क्या करना है, तो याद रखिएगा आप लोग, एक दल बदल, ठीक है, और एक 61वां संविधान संशोधन, यानी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। इन दोनों को, यानी दल बदल और 18 वर्ष, इन दोनों को याद रखिएगा, हमेशा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, जो भारत निर्वाचन आयोग है, इसके प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन है। कौन, सुकुमार सेन। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है
कि प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो BS रामा देवी। कौन? BS रामा देवी, याद रखिएगा, BS रामा देवी, यानी प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त BS रामा देवी। फिर प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन, तो डॉक्टर SY कुरैशी। प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन, तो डॉक्टर SY कुरैशी। अब ध्यान दीजिएगा, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी हैं। ये 25वें हैं। कौथे हैं? 25वें हैं। याद रखिएगा आप लोग, कौथे हैं? 25वें। ये भी किस पद क्रम भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, 15 मई 2022 से हैं और ये 25वें हैं। कौन है? 25वें कौथे, ठीक है ना। अब इनके सहायता यानी सहायक के लिए 2 और हैं, और वो 2 कौन कौन है, तो अरुण गोयल हैं और अनूप चंद्र हैं, यानी अन्य चुनाव आयुक्त अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे। याद रखिएगा आप लोग कि वर्तमान में राजीव कुमार हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, और इनके सहायता के लिए अन्य चुनाव आयुक्त कौन कौन है, तो अरुण गोयल हैं, अनूप चंद्र पांडे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो राज्य निर्वाचन यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका वेतन कितना होता है, ये क्वेश्चन करता है कि उनका वेतन कितना होता है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है वही भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 है। कितना है? 2,50,000 है। तो इनका भी वेतन कितना होगा, तो 2,50,000 रुपये प्रति माह होगा। याद रखिएगा, 2,50,000 रुपये प्रति माह होगा। तो राजीव कुमार का यानी कि क्या होगा वेतन, तो 2,50,000 रुपये प्रति माह। अब ध्यान दीजिएगा, इनका कार्यकाल क्या होगा, तो यहाँ से जब काउंट करेंगे तो या तो इनकी उम्र यानी 6 वर्ष पूरे, या इनके कार्यकाल 6 वर्ष पूरे होने से पहले इनका उम्र 65 वर्ष हो जाए, ठीक है ना, या तो 6 वर्ष पहले पूरा हो जाए। दोनों में से पहले को जो भी पूरा होगा इनको पद से हटना पड़ेगा। अब इन दोनों के लिए क्या है, तो इन दोनों के लिए है कि या तो 6 वर्ष पहले पूरा हो जाए या 62 वर्ष पहले पूरा हो जाए। जो भी पहले पूरा होगा उसके अनुसार इन लोगों को हटना पड़ेगा। तो ये रहा मुख्य भारत के चुनाव, वर्तमान भारत निर्वाचन आयोग और उनके मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, साथ ही साथ निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। और एक दिन एक और वीडियो बनेगा और वर्तमान चुनाव के अनुसार यानी ईवीएम के तौर पर, ईवीएम जो भी ईवीएम की व्यवस्था है उस पर एक वीडियो, एक क्लास ज़रूर बनेगा, आप लोग देख लीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों को पसंद आया हो, आप लोगों को ज़रूरत के चीज़ें इसमें शामिल हो, तो आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा, साथ ही साथ शेयर भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करिएगा। जय हिंद साथियों।